गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल संस्कार एजुकेशन हब पर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना हालोल्केन्स का पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका हैलोएरिन्स। ठीक है, हैलोएरिन्स के अंदर अगर अपन बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसे देखने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स पे जा सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएरिन्स। ठीक है, तो हैलोएरिन्स की अगर अपन बात करें तो हैलोएरिन्स की केमिकल रिएक्शंस जो हैं, यानी हैलोरीन जो है वो भी आपके 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन जो होगी कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन जो होगी वो कौन सी होगी आपकी? रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, थर्ड रिएक्शन जो है वो कौन सी होगी? रिडक्शन। एंड द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यानी हैलोएल्केन्स के अकॉर्डिंग हैलोएरिन्स भी 4 टाइप की रिएक्शन ही शो करते हैं, जिनमें से स्टार्टिंग की 3 रिएक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि एसन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स एंड रिडक्शन, ये तीनों रिएक्शन तो हमने न्यूक्लियोफिलिक यानी कि एसन हैलोएल्केन्स में भी देखी थी और यहाँ पर अपन हैलोएरिन्स के अंदर भी देख पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि रिएक्शन डिफरेंट होंगी। और यहाँ पे फोर्थ रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पे हमने देखी थी फोर्थ रिएक्शन एलिमिनेशन होती है, जबकि यहाँ फोर्थ रिएक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हैलोएरिन जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है आपकी? एक बेंजीन यानी कि एरोमेटिक रिंग होती है, और जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो रिएक्शन शो करते हैं हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो टोटल यहाँ पे 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करेंगे आपके हैलोएरिन्स भी। ठीक है, उसमें से अब हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन, जो कौन सी है आपकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए अगर बात की जाए फर्स्ट रिएक्शन जो आपकी कौन सी है? एसन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो किस तरह से रिएक्शन होनी चाहिए? रिएक्शन ये होनी चाहिए कि आपके पास क्या है? ऑलरेडी हैलोएरिन्स है। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप किससे करवा रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल से। हमें पता है ये क्या है आपका? एक्स लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर क्या हो जाएगा? एंटर कर जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाना चाहिए? हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ रहे हो मेरी बात को कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक की जो स्टार्टिंग होती है वो आपके क्वेश्चन से होती है। वो क्वेश्चन आपके पास क्या होता है? देखिए, व्हाई हैलोएरिन्स are less reactive towards Essen reaction as compared to हैलोएल्केन्स। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या देखा? क्वेश्चन ये देखा कि हैलोएल्केन जो थे वो भी आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा भी SN1 SN2। हैलोएरिन्स भी क्या शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। बट हैलोएरिन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स SN रिएक्शन। अगर हम कंपेयर किससे करें? कंपेयर करें हैलोएल्केन से। यानी अगर हम देखें हैलोएल्केन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, तो हमने देखा था कि इसके अंदर ईजिली आपकी रिएक्शन हो जाती है। जबकि अगर अपन हैलोरिन्स को देखेंगे तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपका ईजिली नहीं होता या बहुत कम हो पाता है
कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर ही ये रिएक्शन प्रोसीड कर पाती है। तो ऐसा क्यों होता है उसको देखेंगे आप, ठीक है। तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा कुछ इस तरह से, क्या बोलेंगे यहाँ पर कि हैलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड रिएक्शन एज कम्पेयर टू हैलोअरीन्स ड्यू टू दीज रीजंस। नंबर 1 रीजन जो आपके पास आएगा वो आएगा आपका रेजोनेंस, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि जब भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन होगा तो हमें पता है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। जब ये ब्रेक होगा न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा, तभी आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, एंटर करेगा। समझ रहे हो ना। चाहे SN1 रिएक्शन हो तो उसमें आपका न्यूक्लियोफाइल पहले चला जाता है, चाहे SN2 रिएक्शन हो तो न्यूक्लियोफाइल आपका लेटर हो जाता है। बट ये ज़रूर है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटना चाहिए। तो यहाँ भी अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो आपको कार्बन हैलोजन बॉन्ड को पहले ब्रेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे रेजोनेंस की। तो क्या बात करेंगे कि हैलो एल्केन्स के अंदर हैलोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर जो हैं वो आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज होने के लिए कोई सिग्मा पाई बॉन्ड या कोई चार्जेस आपके अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है जहाँ से इलेक्ट्रॉन ये इजीली डीलोकलाइज हो पाए। लेकिन जब बात करें किसकी, हैलोअरीन्स की, तो हैलोअरीन्स में क्या देखते हैं कि हैलोजन पे प्रेजेंट जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इजीली क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन इजीली इस बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या देखेंगे कि आपके इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी ये वाली। यहाँ पे कार्बन हैलोजन के बीच क्या जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ये नेगेटिव चार्ज वापस से डीलोकलाइज करेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये वापस डीलोकलाइज करेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी हम ध्यान से देखिए इस चीज़ को, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हैलोजन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर जो है वो अगर आपका मूव करता है, डीलोकलाइज करता है विद बेंजीन रिंग, तो आपकी ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो ये 3 पोजीशंस पे क्या आ रहा है, आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यानी इन तीनों पोजीशन पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। ये याद रखिएगा, काम आएगा आगे आपके 4th रिएक्शन में जो कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चलिए, तो हमने एक चीज़ नोट की होगी, क्या नोट की होगी कि हैलो एल्केन्स के अंदर आपका रेजोनेंस नहीं हो रहा, यानी हैलोजन पे प्रेजेंट जो आपके लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके डीलोकलाइज नहीं हो रहे। बट हैलोअरीन्स के अंदर हैलोजन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइजेशन होने से क्या हुआ, कार्बन और एक्स जो है, कार्बन और एक्स जो है यहाँ पे क्या आ गया है, आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। क्या आ गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। अब जब पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया तो हम क्या देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड जो है उसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्लीवेज क्या हो जाएगा, आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना। यानी कार्बन हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाना अब क्या हो जाएगा, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन चुका है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया है ड्यू टू रेजोनेंस। तो हमारा फर्स्ट जो आपका आंसर होगा कि ये लेस रिएक्टिव क्यों है, तो आपका फर्स्ट आंसर क्या होगा कि इन हैलोअरीन्स ड्यू टू delocalization of unpaired lone pair electron present on halogen atom, carbon halogen acquire partial double bond character. That's why carbon halogen bond is not easy to cleavage या difficult to cleavage। इसीलिए आपका ये less reactive होता है towards न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ रहे हो, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा जबकि वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो ये फर्स्ट रीज़न हो जाएगा आपके पास में जहाँ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके हैलोअरीन्स क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे, क्योंकि कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड एक्वायर कर रहा है, जिसको ब्रेक कर पाना पॉसिबल नहीं है या ईजी नहीं है। ठीक है, नंबर 2 देखिए। नंबर 2 जो आपके पास आएगा रीज़न वो आता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखिए, नंबर 2 रीजन जो आप यहाँ पे लिखेंगे वो लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या देखेंगे, इसके अंदर सबसे पहले एग्जांपल लेंगे किसका, हैलोएल्केन का, और दूसरा यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं अपन,
हैलो एरिन्स का। ठीक है, हैलो एल्केन के अंदर जो हैलोजन है उससे अटैच कार्बन जो है वो क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज। दिख रहा है आपको सबको, यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन है 3, तो 1 सिग्मा 2 3 एंड 4 सिग्मा का मतलब क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हैलोजन से अटैच कार्बन, इसमें आपका ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये वाला कौन सा पाई है, ये सिग्मा है, टोटल कितने सिग्मा है 3। इसका मतलब ये कार्बन आपका क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझ गए। अब आपको अच्छे से याद होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा sp sp2 एंड sp3। इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कितना है 50%, इसके अंदर कितना है आपका 33% और इसमें कितना है 25%। यानी जब भी आपका हाइब्रिडाइजेशन sp से sp2 या sp3 में मूव करता है तो आपका परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहा है कम। एंड वी नो दैट वेरी वेल कि परसेंटेज एस करेक्टर जो होगा वो आपका क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होगी, जिसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर sp2 और फिर sp3। यानी अगर हम बात करें किसकी, उस कार्बन की जो किसका है हैलो एरिन का, जो अटैच किससे है X से, क्या है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, या फिर बात करें उस कार्बन की जो आपका किससे अटैच है, आपका जो अटैच किससे है, जो अटैच आपका हैलोजन से और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये आपका हैलो एल्केन है। तो इस कार्बन में परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो क्या आपका ज़्यादा है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी ज़्यादा होगी। समझ रहे हो, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है उनको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बाउंड करेगा। क्या करेगा बाउंड करेगा। यानी ये आपके हैलोजन को ईजिली क्या नहीं करने देगा, बॉन्ड को ईजिली क्लीव करने नहीं देगा, जिससे हैलोजन आपका ईजिली यहाँ से रिलीज नहीं होगा। क्यों, देखिए समझिए, जिसके अंदर जितना ज़्यादा आपका परसेंटेज एस करेक्टर होगा यानी वो आपका न्यूक्लियस के उतना ही पास होगा। पता होगा आपको SPDF। ठीक है, तो सबसे नियरेस्ट आपकी सबशेल कौन सी होती है S। तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा वो न्यूक्लियस के उतना ही पास होगा, जितना पास होगा उतना ही ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बाउंड करेगा। ठीक है, उसको ईजिली बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा बाउंड करेगा आपका उतना ही X जो है यहाँ से रिलीज नहीं होगा। इसीलिए ये बॉन्ड क्या है डिफ़िकल्ट टू क्लीवेज है। क्या है डिफ़िकल्ट टू क्लीवेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है ज़्यादा है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करेगा, जिससे आपका X या हैलोजन जो वो इजीली रिलीज नहीं होगा। यहाँ बात करें इस कार्बन की तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, परसेंटेज एस करेक्टर कम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा बाउंड नहीं कर सकता, इसलिए हैलोजन ईजिली यहाँ से क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। इसीलिए कह सकते हैं कि ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन हैलो एरिन्स, जो कार्बन है आपका वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट्स वाई इट हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। दैट्स वाई ये आपके हैलोजन और कार्बन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाउंड करेगा, जिससे हैलोजन इजीली रिलीज नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा क्लीवेज करना। इसीलिए आपके हैलोजन्स क्या होते हैं लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एसन रिएक्शंस। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे आपने दूसरा पॉइंट क्लियर कर लिया है कि क्यों ये आपके लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। चलिए सॉरी SN रिएक्शन। थर्ड पॉइंट बात करें तो वो देखो क्या होगा आपका। थर्ड पॉइंट में आप कह सकते हैं ड्यू टू पॉसिबल रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच रिंग। ठीक है, क्या देखा हमने देखा हैलो एरिन्स जो होता है उसके अंदर अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो आपको रिएक्शन किससे करवानी पड़ेगी न्यूक्लियोफाइल से। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच। और हम जब इसका रेजोनेंस करवाते हैं तो क्या देखते हैं इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है नेगेटिव चार्ज। मतलब ये पूरी की पूरी रिंग जो है ये भी क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो हम क्या देखेंगे
कि इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, रिपल्शन, दैट्स वाई ये इस पे इजीली अटैक नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि अटैकिंग स्पीसीज जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, हैलोएरिन जो है रिंग वो भी आपकी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों के बीच क्या होगा, पॉसिबल रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इस पे इजीली अटैक नहीं करेगा, दैट्स वाई आपका हैलोरिन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चलिए फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब लास्ट जो पॉइंट आपका वो देख लेते हैं, वो क्या है आपका, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ क्या होता है इसके अंदर। अगर आपके पास में क्या है, बेंजीन रिंग है जिस पे आपका हैलोजन अटैच है, मान लीजिए आपने इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, हैलोजन पे चार्ज नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये फिनाइल ग्रुप है, इस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, फिनाइल कैटायन। ठीक है, अब ये जो फिनाइल कैटायन बना है, इसमें जो कैटायन है आपका पॉजिटिव चार्ज है, वो आपका यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और आपका पाई बॉन्ड जो है वो आपका अल्टरनेशन में प्रेजेंट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, अल्टरनेशन में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होगा तो स्टेबल भी नहीं होगा। तो ये टोटल 4 रीजन्स आपके पास यहाँ बन जाते हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 रीजन्स इंपॉर्टेंट है, एक रेजोनेंस और एक आपका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये दोनों आप राइट डाउन कर सकते हैं इसके आंसर के अंदर। ठीक है, तो ये रीजन्स है जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपका हैलोएरिन जो होता है वो आपका लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं किससे, हेलो एल्केन के साथ। चलिए अब हमने ये तो कह दिया कि ये आपके लेस रिएक्टिव्स है, ठीक है, लेकिन कितना है, कैसे है, या किन कंडीशंस में इसकी रिएक्शन पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं, अंडर सम ड्रास्टिक कंडीशंस। ड्रास्टिक कंडीशंस क्या होनी चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर ये रिएक्शंस कंप्लीट करवाई जाती हैं तब जाकर के रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल फटाफट से। आपने क्या लिया, हैलोरिन लिया, ठीक है, इसमें रिएक्शन जो होती है वो केवल एक ही तरह की रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, वो आपकी रिएक्शन किससे होगी, NaOH से। टेम्परेचर जो है वो कितना रखना पड़ेगा अपन को, वो रखना पड़ेगा मिनिमम 623 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे ही आपके हैलोरिन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है, आपके पास बन जाएगा ONA, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड क्यों बोलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। आपने क्या लिया है, फिनॉल लिया है। फिनॉल को जब अपन आयोनाइज करते हैं यानी से ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो फिनॉल को आयोनाइज करने पे जो आयन आपके पास बना है, इस आयन को हम बोलते हैं फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड। तो देखिए बेंजीन पे O नेगेटिव है, क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड। ये क्या है, सोडियम, तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इसको हम करवा देंगे एसिडिफाई। क्या करवा देंगे, एसिडिफाई HCl से। तो Na पे चार्ज पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है, क्या बाहर निकल जाएगा, NaCl, और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा OH। इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं डाउ प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डाउ प्रोसेस। ठीक है, इसको हम 2 जगह यूज करते हैं। पहला आपने इस चैप्टर में यूज किया कि इस बेंजीन रिंग यानी हैलोरिन के अंदर पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल Cl जो है वो तो हो गया रिमूव, और इसके अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH है वो आ गया अंदर। ठीक है, यानी रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर भी, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें आएगी रिएक्शन ये वाली। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, डाउज प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब आपको सिखा देता हूँ ये रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पे क्या लेंगे अपन, टोटल 2 मोल्स लेते हैं, यानी कि 2 मोल्स का मतलब हो गया 2 मोल क्या आपके पास NaOH के, NaOH एंड NaOH। टेम्परेचर क्या है आपके पास यहाँ पे हाई, तो टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, सबसे पहले आपके पास वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O। क्या निकल जाएगा, H2O।
जब टेम्परेचर यहाँ पर हाई लेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे आपके डिस्ट्रॉय, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा डेफिशिएंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसको ब्रेक जैसे ही CCl बॉन्ड को ब्रेक करेंगे Cl पे नेगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो Cl नेगेटिव जो है वो आपका निकल जाएगा Na पॉजिटिव के साथ। तो क्या बाहर निकल गया NaCl, समझ रहे हो। यहाँ पे 2 मोल NaOH यूज़ किया, हाई टेम्परेचर था, तो पहले यहाँ पे निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, फिर आपका Na+ से को निकल जाएगा Cl नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया आपका ONa नेगेटिव बच गया, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव, तो ये O नेगेटिव जो है वो किस रिएक्शन कर जाएगा, इससे क्या बन जाएगा यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड जो इंटरमीडिएट है। इसकी रिएक्शन हमने HCl से करवाई, तो H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, NaCl आपका बाहर निकल गया, क्या बच गया हमारे पास फिनॉल बच गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो क्या देखा हमने, ये हमारे पास में आपकी एसन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है इस तरह से आपकी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशंस और बता देता हूँ, वो कंडीशन क्या है आपकी देख लीजिए, ठीक है। समझ गए होंगे। कभी भी अगर आप हैलोरिन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएं तो ध्यान रखें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 623 केल्विन होना ही चाहिए। बट मान लीजिए अगर आपको ये रिएक्शन करवानी भी है और टेम्परेचर अगर आपने क्या कर दिया है, थोड़ा सा लो कर दिया है, 623 से कम कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये रिएक्शन करवानी है NaOH के साथ, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें पता है न्यूक्लियोफाइल OH अंदर आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ से बाहर जाएगा। लेकिन ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये था कि आपका टेम्परेचर 623 केल्विन ही हो। लेकिन टेम्परेचर अगर लो हो जाए तो क्या कंडीशन हो सकती है, तो कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पे हम वो ग्रुप लगा देंगे जो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। समझ रहे हो। NO2 क्या शो करता है, -I इफेक्ट, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। अभी हमने देखा था कि रेजोनेंस जब इसे करवाते हैं तो ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे क्या जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, यानी कि चार्ज डेंसिटी। अब ये यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये क्या बिहेव कर रहा है एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इस ग्रुप पे यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, जिससे बेंजीन रिंग यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। अब डेफिशिएंट होने के बाद में आपका न्यूक्लियोफाइल जो है इस पर ईजिली अटैक कर पाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल और बेंजीन रिंग के बीच क्या होता है, रिपल्शन, क्योंकि ये क्या होती है इलेक्ट्रॉन रिच। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स को तो डिस्ट्रॉय कौन करेगा, टेम्परेचर कर देगा यहाँ पर, ठीक है, वो वर्क करेगा। और एक पोजीशन पे आपके इलेक्ट्रॉन को कौन NO2 विड्रॉ कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही NO2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो अब आप न्यूक्लियोफाइल को इस पे इजीली क्या करा सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा OH, एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट था आपका NO2। सपोज कीजिए आपने टेम्परेचर जो है 423 ले लिया, यहाँ पे 368 केल्विन यानी कि और भी कम कर दिया, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये करेंगे कि इसकी 2 पोजीशन पे क्या लगा देंगे, -I इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिससे यहाँ से भी और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो जाए, रेस्ट ऑफ पे आपका टेम्परेचर वर्क कर ले और रिएक्शन आपकी इजीली कंप्लीट हो जाए। समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए आपको यही रिएक्शन करवानी हो किस पे, रूम टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर आपको देना ही नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ही आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। तब क्या करेंगे, तब आप इसकी ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो तीनों ही पोजीशन पे क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, जिससे क्या होगा, ये हर पोजीशन से जो आपके नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पैरा पे उसको क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो बेंजीन रिंग आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, जिससे न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर इजीली अप्रोच कर लेगा और हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला NO2 एंड NO2, ठीक है। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, ठीक है। अगर हम इन तीनों चारों की बात करें, सारे प्रोडक्ट्स की बात करें, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक यही होता है, क्योंकि इसमें 3 -I इफेक्ट लगे हैं, या यूँ समझ लीजिए इस रिएक्शन में आपके टोटल 3H+ आयन क्या हुए हैं, रिलीज हुए हैं। हमें पता है आरएनएस कॉन्सेप्ट से जितने ज़्यादा H+ आयन रिलीज होते हैं वो कंपाउंड उतना ही क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। इसमें 2H+ आयन रिलीज हुए हैं, जबकि इसमें 1H+ आयन रिलीज हुआ है। तो समझ गए, टेम्परेचर अगर हम कम करते जाएंगे तो हम इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते जाएंगे।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो ऐड करेंगे वो किस पे करेंगे, हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही करेंगे। रीजन क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन से रेजोनेंस से पता लग जाता है कि इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमें इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करना होता है, इसीलिए हम यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या लगा देते हैं, -I ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर अपनी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोएरिन्स। इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है वो क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि वाई हैलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड रिएक्शन एज कम्पेयर टू हैलोएल्केन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए रिएक्शन सेकंड पिक करते हैं, जो कौन सी आपकी रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। मेटल से हमें इसकी रिएक्शन करवानी है। चलो देखो, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, पहले विथ सोडियम करवा रहे हैं अपन, ठीक है। देखो फटाफट से, हमने पहले एक रिएक्शन पढ़ी थी, आपको याद दिला दूं मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में, कि आपने पढ़ा था हैलोएल्केन। इसकी रिएक्शन किससे करवाई थी, सोडियम प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, याद आ गई। ये रिएक्शन थी आपकी वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी, वुड्स रिएक्शन, समझ गए। चलो क्या किया था, इसके अंदर हमने 2 मोल्स लिए थे। अगर आपको ये रिएक्शन देखनी है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर पे जाके देख सकते हैं आप, जिसमें हमने ये रिएक्शन की थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्केन में रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर, ठीक है। ब्रेक किया, यहाँ पे 2 मोल सोडियम लेते हैं। सोडियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, क्या आएगा 2Na+, यहाँ पे नेगेटिव क्या रिलीज हो जाएगा आपका 2NaX। 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो किसको मिलेंगे, मिथाइल ग्रुप को। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। कौन सी रिएक्शन थी ये, वुड्स रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आती है, आपकी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो आपको अब इन 2 रिएक्शंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हमें जो करना है, ये तो किसकी रिएक्शन थी बेटा, हैलोएल्केन्स की। हमें जो पढ़ना है वो किसकी पढ़नी है, हैलोएरिन्स की। तो हैलोएरिन्स लेंगे, ठीक है। हैलोएरिन्स लेंगे, वही किससे रिएक्शन होगी आपकी, सोडियम से होगी, किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। अगेन कितने मोल लेंगे, 2, अगेन सोडियम के 2 मोल लेंगे। इलेक्ट्रॉन 2 रिलीज होंगे, क्या बनेगा 2Na+, ये टूटेगा नेगेटिव पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे किसको, बेंजीन रिंग को। 2Na+, 2X से रिएक्ट करेगा, क्या निकलेगा 2NaX रिलीज हो जाएगा। और हमारे पास क्या बच गई, 2 बेंजीन, यानी कि बेंजीन को बेंजीन से जोड़ देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, डाईफिनाइल। क्या आ जाएगा, डाईफिनाइल, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, हाउ विल यू गेट डाईफिनाइल फ्रॉम बेंजीन, कि आप बेंजीन से डाईफिनाइल कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लेंगे बेंजीन ले लिया और उसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, X2 से H की प्रेजेंस में। तो हैलोजिनेशन हो गया, तो बेंजीन पे हैलोजन आ जाएगा। अब रिएक्शन क्या करवा देंगे, 2 मोल ले लेंगे, 2 मोल सोडियम ड्राई ईथर से करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा, डाईफिनाइल बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा होगा आपसे कन्वर्जन के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखें, कन्वर्जन के लिए मैंने आपको टिप्स दे रखी हैं, आपको हर एक रिएक्शन टिप्स पे होनी चाहिए। टिप इज इक्वल टू टिप, समझ रहे हो। चलो तो देखो, हमने यहाँ पे बेंजीन से डाईफिनाइल बनाया, तो ये जो रिएक्शन आपकी हैलोरीन की है, हैलोरीन यहाँ पे लिया था अपन ने, रिएक्शन किससे करवाई, सोडियम प्लस डाई ईथर से। सेम टू सेम ये रिएक्शन जो है वो इससे रिजेंबल करती है। यहाँ पे अपन ने R की वैल्यू क्या ली, मिथाइल, यहाँ पे R की वैल्यू क्या ली, बेंजीन। इतना सा ही फर्क है बस, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स, जबकि इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिटिग रिएक्शन। क्या नाम है, फिटिग रिएक्शन, समझ गए। चलिए आगे देखें, इसको मैं रफ कर रहा हूँ वुड्स रिएक्शन को। तो आपने देख लिया फिटिग रिएक्शन कैसे होगी, 2 मोल आपको हैलोरीन लेना है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, डाईफिनाइल। अब जो रिएक्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है आपकी थर्ड रिएक्शन, जो कौन सी, वुड्स फिटिग। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स फिटिग। देखिए इसमें एक साइंटिस्ट कौन सा है आपका, वुड्स, जबकि एक साइंटिस्ट कौन सा है, फिटिग। यानी 1 मोल तो में किसका लेना है, हैलोएल्केन का अकॉर्डिंग टू वुड्स, और फिटिग में किसका लेते हैं, हैलोरीन का। तो 1 मोल किसका ले लेंगे, हैलोएरिन का ले लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। वुड्स मतलब 1 मोल किसका, हैलोएल्केन। फिटिग मतलब 1 मोल किसका, हैलोएरिन। रिएक्शन तो वही होनी है, 2 मोल सोडियम किसके प्रेजेंस में, ड्राई
ईथर की प्रेजेंस में कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा 2Na+। ये ब्रेक हुआ नेगेटिव, ये ब्रेक हुआ नेगेटिव, 2x 2Na, क्या बाहर निकलेगा 2NaX+। एक तरफ क्या बच गया CH3 ग्रुप, एक तरफ क्या बच गया बेंजीन, तो क्या बन जाएगा आपके पास टॉलुइन, क्या बन जाएगा टॉलुइन बन जाएगा। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ विल यू गेट, चलो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, हाउ विल यू गेट, ठीक है। अपना आंसर लेकर के उसकी पिक खींच करके आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि इसका आंसर कैसे आएगा। हाउ विल यू गेट टॉलुइन फ्रॉम मीथेन, ठीक है, आप मीथेन से टॉलुइन कैसे बनाएंगे, ठीक है। रिएक्शन आपको समझ में आ गई। वुड्स रिएक्शन में हमें क्या लेना होगा, हैलोएल्केन। फिटिंग में क्या लेना होगा हमें, हैलोअरीन, जबकि वुड फिटिंग में 1 मोल हैलोएल्केन का और 1 मोल हैलोअरीन्स का, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है सोडियम के साथ। सेम रिएक्शन यानी कि हैलोअरीन की सेम रिएक्शन अगर अपन करवाते हैं किससे, कॉपर से, तो सोडियम और कॉपर में फ़र्क क्या होता है। कॉपर क्या करता है, अकेला ही 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए कैपेबल है, तो Cu2+ बन जाएगा। 2 मोल लेंगे, X नेगेटिव, कितने X है टोटल 2, कॉपर कितना है 1, तो CuX2 Q+ हैलाइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा आपको, ठीक है। और अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले उसके पास आएंगे पॉजिटिव के पास, ये बैलेंस हो जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा अगेन डाइफिनाइल, यानी डाइफिनाइल को हम 2 तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला विद सोडियम रिएक्शन करवा सकते हैं और दूसरा विद कॉपर। सोडियम से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन का नाम क्या हुआ, फिटिक रिएक्शन, जबकि इसका जो नेम होता है वो होता है बेटा उल्मान रिएक्शन। क्या होता है, उल्मान रिएक्शन, ठीक है। हालांकि ये रिएक्शन मेंशन है आपके RBSc बोर्ड के बुक्स के अंदर, ठीक है। तो बच्चों घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैं जो सिलेबस यहाँ पे करवा रहा हूँ, मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि पूरा आप लेक्चर्स को स्टार्टिंग से एंड तक देख लीजिएगा। देखने के बाद में आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि ऐसा कोई रिएक्शन, ऐसी कोई टॉपिक छूट गई हो जो आपकी CBSE में हो और RBSc में भी ना हो। मतलब मैं जो यहाँ पे करवा रहा हूँ ईच एंड एवरी टॉपिक से, जब मैं कहूँगा आपको कि आपका चैप्टर एंड हो गया है, इसका मतलब उस जगह पे आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो CBSE का भी कंप्लीट हो गया है, एज वेल RBSc का भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर ईच एंड एवरी चीज़ जो है वो आपकी यूज़फुल है, नॉलेजेबल है, काम आने वाली चीज़ है। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे ये रिएक्शन दी हुई नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम आएगी आपके। हर टॉपिक आपके बुक के अंदर मेंशन है, बस कहीं पे बुक्स में वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, कहीं पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा फ़र्क आपके RBSc CBSE की बुक्स में हो सकता है, बाकी मैं जो करवा रहा हूँ ईच एंड एवरी टॉपिक आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। रिएक्शन नंबर 3 जो है वो कौन सी है आपकी, रिएक्शन नंबर 3 जो है वो कर रहे हैं अपन रिएक्शन विथ रिडक्शन रिएक्शन। आपकी कौन सी है, रिडक्शन। मेटल से तो हो गई अपनी कंप्लीट, रिडक्शन है यहाँ पर आपकी रिएक्शन। तो रिडक्शन करवाने के लिए क्या करेंगे, इजीली यहाँ पर क्या लेंगे अपन, हैलोअरीन लेंगे, ठीक है। कोई भी एक, यानी कि सोडियम प्लस इथेनॉल ले सकते हो, जिंक प्लस HCl ले सकते हो। एक कोई भी क्या लेंगे, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे, जो क्या करेगा यहाँ पे टोटल 2 हाइड्रोजन्स ऐड करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए क्या करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन प्लस क्या रिलीज हो जाएगा आपके पास HX, ठीक है। याद कीजिए हैलोएल्केन्स के अंदर हमने रिएक्शन की थी, तो हैलोएल्केन से क्या बना था, एल्केन, तो हैलोरीन से क्या बन जाएगा, बेंजीन, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों साइड आपको हाइड्रोजन्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी रिडक्शन रिएक्शन जो है वो भी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब जो है वो आपकी रिएक्शन जो है वो है आपकी 4th, कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल से क्या करेंगे,
सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस किया जाता है। यहाँ पे जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब हमने एक चीज़ पहले नोट कर ली थी, पढ़ ली थी, वो क्या पढ़ी थी कि हैलोएरिन्स को जब हम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाते हैं, ठीक है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो आपने देखा था कि चार्ज डेंसिटी जो है वो कहाँ पर आती है, आपकी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे आती है। चाहे तो आपको आता होगा रेजोनेंस, आपने पढ़ रखा है पहले से ही, रेजोनेंस करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे आता है। मतलब आपको मुझे ये समझाना है कि जब हम हैलोएरिन्स का रेजोनेंस करें तो बस ये देख लें कि नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे आ रही है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ज़्यादा आ रही है। चलिए, मेरा इसको समझाने का मतलब क्या था वो देखिए, क्या था, ये था, मान लीजिए अपन ने रिएक्शन जो ली वो किसकी ली, क्लोरीन की। ठीक है, इस हैलोरिन ले लिया अपन ने, इसके अंदर हम क्या करवाना चाह रहे हैं, हैलोजिनेशन। क्या करवाना चाह रहे हैं, हैलोजिनेशन करवाना चाह रहे हैं, Cl2। जैसे ही इसको हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक करने पे मान लीजिए किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ क्या बनेगा, पॉजिटिव। हमें करना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ आएगा, अंदर। हमें पता है कि ये Cl जो है इस पे चार्ज नेगेटिव है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, जबकि ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपका अटैक करेगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेंजीन रिंग में प्रेजेंट जो आपका ग्रुप है Cl, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं रिंग में तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल का नेचर क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उस तरफ अटैक करता है जहाँ कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हो, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है उस तरफ हमेशा इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करता है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर है, या तो इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे। इसका मतलब ये आपका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है, सुनिए ध्यान से, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस रिंग में कहाँ पर अटैक करेगा, ये बात कौन डिसाइड करता है, Cl। इसी से पता लगा क्योंकि इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किस तरह से डिलोकलाइज करते हैं, कहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा आएगी वो इस पर तो डिपेंड कर रहा है। तो इसे कहते हैं बेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, यानी किसी बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप जो है वो डिसाइड करता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पे आकर के कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा, ऑर्थो पैरा पे होगा या फिर मेटा पे होगा। तो इसे कहा जाता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, यानी कि डायरेक्शन देना एक तरह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कि वो बेंजीन रिंग की कौन सी पोजीशन पे आकर के अटैच होगा। ठीक है, तो चलिए, हमें पता है कि इसके अंदर तो हमने देख लिया था कि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आपका ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। इट मीन्स ये ग्रुप कौन सा हुआ आपका, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप हुआ, यानी ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैच करवाएगा। तो ये याद रखिएगा कि इन हैलोएरिन्स, ठीक है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट और अटैच्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन के अंदर जो आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो चलिए, क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ से अपन क्या निकाल देंगे, H+ आयन को। समझ रहे हो, मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूँ, मैकेनिज्म में नहीं देख रहे अपन इसकी। ठीक है, अपने है भी नहीं सिलेबस में। तो Cl नेगेटिव, सॉरी, यहाँ से ब्रेक किया, H पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, कार्बन पे क्या है आपका नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल जो किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। तो Cl पॉजिटिव किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, जबकि यहाँ से H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, किससे जुड़ जाएगा, Cl से। तो क्या बाहर निकल जाएगा आपका यहाँ से HCl। ठीक है, अब बताइए, Cl इलेक्ट्रोफाइल आपका एंटर कर रहा है जबकि H पॉजिटिव यानी ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका बाहर जा रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया है, तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, हमारे पास बन गया ये वाला। ठीक है, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है,
अब ये जिस वे में आपका ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ सकता है उसी वे में आपका ये यहाँ पे भी जुड़ सकता है पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो यानी प्रोडक्ट आपका ऑर्थो भी बन सकता है तो प्रोडक्ट आपका पैरा भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों में से आपका ये तो होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट दोनों बनेंगे लेकिन एक ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा और एक लो क्वांटिटी में, एक मेजर होगा एक माइनर। क्यों होगा ये मेजर? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो हुआ वो आपका 180 डिग्री एंगल से, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट दोनों ग्रुप के यहाँ आपके सिमेट्री में है। तो ड्यू टू सिमेट्री ये प्रोडक्ट आपका मेजर हुआ, जबकि ये कौन सा हुआ आपका माइनर हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया आपका हैलोजिनेशन, ठीक है, समझ रहे हो। इसके अंदर 2-3 एग्जांपल्स और मैं आपको करवा देता हूँ जो कौन कौन से होते हैं आपके, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, वो देख लीजिए फटाफट से। चलिए ले लेते हैं हैलोवेरिन्स, ठीक है। सबसे पहले करवाते हैं इसके अंदर कौन सी रिएक्शन, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जब भी करवाएं याद रखें HNO3 के साथ में आपको H2SO4 गिवन होता है, आइडेंटिफिकेशन है ये। यहाँ पे H2SO4 जो है वो वर्क करता है आपका एज ए कैटलिस्ट, जबकि ये आपका मेन रिएजेंट है, याद रखें। नाइट्रेशन रिएक्शन में देखो मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया जाता है, ऊपर लिखा हुआ मिलेगा H2SO4, नीचे आपको HNO3 मिलेगा। तो बच्चा क्या देखता है, यहाँ पे H2SO4 दिया हुआ है, इसका मतलब चलो मैं बता भी देता हूँ। सेकंड रिएक्शन कौन सी होती है आपकी, सल्फोनेशन, जिसमें आप क्या यूज़ करते हैं, ओनली H2SO4। यहाँ पे ये वर्क करता है एज ए रिएजेंट, जिस पर अटैक करेगा, जबकि यहाँ पे H2SO4 वर्क करता है एज ए कैटलिस्ट, याद रखिए इस बात को, ठीक है। नाइट्रेशन वर्ड जहाँ आ गया इसका मतलब वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। सल्फोनेशन का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो आपका मेन रिएजेंट यहाँ पर होगा। नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड मेन रिएजेंट होगा। तो कंफ्यूजन के लिए आपको ये दिया जाएगा कि H2SO4 HNO3। बच्चे क्या करते हैं, HNO3 को देखते ही नहीं है, H2SO4 देखा, सल्फोनेशन रिएक्शन करवा दी और बड़े गर्व से बोलते हैं कि हाँ हमारा तो सही था। नहीं, आप देखो पहले रिएक्शन के अंदर कि रिएक्शन के अंदर आपको जो चीज़ दी गई है वो क्या क्या है। HNO3 साथ में दिया गया है, H2SO4 भी, इसका मतलब ये तो है कैटलिस्ट, ये यहाँ पे वर्क कर रहा है मेन रिएजेंट, मतलब रिएक्शन कौन सी होगी, नाइट्रेशन, जबकि आंसर क्या आना था, नाइट्रेशन के अकॉर्डिंग आना था, ठीक है। तो HNO3 के अंदर अगर अपन देखते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा नाइट्रो ग्रुप, कौन होगा, नाइट्रो। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा आपका सल्फोनिक, यानी कि HSO3 ग्रुप होगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि NO2 कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, अटैक करेगा कहाँ पे, ऑर्थो पोजिशन या पैरा पोजिशन पे। तो क्या बनेगा आपके पास, बनेगा आइदर this one and either this one, ठीक है। बाहर क्या निकल जाएगा आपका H2, ठीक है। मेजर कौन सा होगा पता ही है आपको, ये वाला होगा, और ये वाला कौन सा होगा आपका माइनर। याद रखें नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, नाइट्रो, NO2 पॉजिटिव। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन आपका, HSO3 पॉजिटिव, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स जो बच्चे कर देते हैं बता देता हूँ आपको। बच्चे कई बार इसको U लिख देते हैं, HSO3 गलत है ये, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी आपने 2 शो कर दी है जो कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये किस तरह से शो होगा आपका SO3H, या फिर बनेगा आपका पैरा प्रोडक्ट जो क्या होगा आपका SO3H प्लस क्या निकल जाएगा H2, ठीक है। तो ये हुई नाइट्रेशन। याद रखें नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड, सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनेशन मतलब सल्फोनेशन मतलब आपका सल्फोनिक ग्रुप, यानी कि HSO3 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। एक और रिएक्शन जो आपकी होती है वो होती है आपकी एनहाइड्रस, मतलब विदाउट वाटर, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3, जो बिहेव करता है हमेशा किस तरह से, लुईस एसिड की तरह से। क्योंकि एल्यूमिनियम पे टोटल 3 क्लोरीन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने होते हैं ना कि डोनेट, ओके। तो ये जो AlCl3 है ये यहाँ पे वर्क करता है एज ए कैटलिस्ट। अब इसके अंदर भी 2 रिएक्शंस होती हैं। पहली होती है
एल्काइलेशन। कौन सी होती है? एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या यूज करते हैं? CH3Cl। अब यहाँ पे वर्ड क्या दिया हुआ है? एल्काइलेशन मतलब एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो ये ब्रेक करेंगे, Cl पे नेगेटिव, CH3 पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ? CH3। कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो फटाफट से आप प्रोडक्ट बना दीजिए कि आपके पास क्या बन जाएगा? Cl या तो बनेगा ये, या बनेगा आपका क्या? पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को। ठीक है, तो फ्रिडल क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? अपन फ्रिडल क्राफ्ट। क्या बोलते हैं? फ्रिडल क्राफ्ट। अब इसमें अगर रिएक्शन आपने एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl से करवाई है तो कौन सा ग्रुप ऐड हुआ आपका? एल्काइल ग्रुप। तो इसे कहा जाएगा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और एक होता है अगर आप रिएक्शन करवाते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl से, तो यहाँ पे जो ग्रुप जाएगा आपका वो जाएगा असाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप जाएगा? असाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा असाइलेशन। क्या कहा जाएगा? असाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। इफ एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल तो उसे कहेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और अगर असाइल ग्रुप जुड़ता है तो क्या बोलेंगे? फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन हो गया? C डबल बॉन्ड OCH3। तो आपको पता है आपका आंसर क्या आ जाना है आपके पास? Cl और जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3। बच्चे यहाँ भी मिस्टेक करते हैं, कई बार ऐसे जोड़ देते हैं, इसको गलत है। ठीक है ना, देखो आप पॉजिटिव चार्ज किस पे है? इस कार्बन पे है, तो आपका ये वाला ही इससे क्या होगा? ज्वाइन होगा। ठीक है, और ख़ास तौर पे आपको वैलेंसी ज़रूर ध्यान रखनी है। ठीक है, या तो ये जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे, या आपको पता है कहाँ जुड़ेगा आपका? ये जुड़ेगा आपका पैरा पोजीशन पे, C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो टोटल आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 5 एग्जांपल्स हो जाएंगे। नंबर 1 हैलोजिनेशन, नंबर 2 नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट में 2 होंगे, एल्काइलेशन और असाइलेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब में आपके ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे। पैरा आपका मेजर होगा ड्यू टू सिमेट्री, ऑर्थो आपका माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हैलोएरिन्स का जो पार्ट था, ठीक है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो उसके बाद में अब जो हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आपके हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, जिसमें हमें डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स, फ्रेयॉन, DDT, BHC इनके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो मुश्किल से अपने 2-3 लेक्चर्स और होने हैं आपके, 2 या 3 लेक्चर, जिसके अंदर अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। उसके बाद में मैं आपको एक और वर्कशीट अवेलेबल करवा दूंगा, या तो मैं इस वीक में ही करवा दूंगा आपको अवेलेबल। ठीक है, जिसको आपको सॉल्व कर लेना है, जिसका वीडियो लेक्चर हम बनाते हैं वो बना देंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।